वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए क्लास हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्लास 10th का सिलेबस कर रहे हैं। तो देखो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक माने क्या, देखो जहाँ पर आपको क्या प्लस माइनस साइन नज़र आए और फिर क्या न्यूमेरिकल नंबर्स नज़र आए 1 2 3 4 या फिर आपके डिजिट्स नज़र आए, वो हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक। और ऑपरेशंस भी क्या होंगे, 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, उसमें से सिर्फ प्लस या माइनस नज़र आएगा। और प्रोग्रेशन मतलब कोई चीज़ है वो प्रोग्रेस कर रही है, वो या प्रोग्रेस देखो दोनों तरफ से हो सकती है, अप भी और डाउन भी। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थमेटिक है, नंबर के सिस्टम के अंदर प्रोग्रेशन हो रहा है, या तो वो अप है या फिर वो डाउन है। तो अब हम इसको डीप में स्टडी कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम इस प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस मैंने क्या, कोई चीज़ चलती जा रही है, नंबर्स के ऊपर कोई रूल डिफाइन हो रहा है। जैसे कि देखो, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। सीक्वेंस क्या, देखो हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास क्या, हमने बोला कंसेक्यूटिव नंबर्स के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। उससे पहले सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है जैसे कि चलती जा रही है 2 4 6 8 10 चलती जा रही है, या फिर ये मान लेते हैं 1 3 5 7 9 11 चलती जा रही है। ये देखो ये क्या थी, एक रूल है, क्या मतलब हर बार 2 2 2 2 ऐड होता जा रहा है और हमारी क्या दी है, ये सीक्वेंस है, ये चलती जा रही है। यहाँ पर रूल डिफाइन हो रहा है कि हर एक नंबर में 2 ऐड करते जाओ। तो क्या हो रहा है, रूल डिफाइन हो रहा है किस पे, कुछ नंबर्स पे, एक नंबर पे मान सकते हैं हम, इस 2 पे रूल डिफाइन होना शुरू हुआ है कि इसके अंदर 2 ऐड करो। अगला रूल भी फिर से क्या है कि उस अगले नंबर में भी 2 ऐड कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस। ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस। इसमें भी क्या, 1 पे रूल डिफाइन हुआ है 2 ऐड कर दो, 3 पे भी 2 ऐड कर दो, 5 में भी 2 ऐड कर दो। तो ये क्या कहता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कंसेक्यूटिव क्या, ये आ गई, इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली, ये दोनों क्या हो गई, कंसेक्यूटिव, मतलब इनके बीच में कुछ और नहीं है, ये उसके बाद ये दोनों क्या हो गई, कंसेक्यूटिव। अगर मैं 8 लेती हूँ तो उसके बाद 10 कंसेक्यूटिव, या फिर 9 ले लिया, इसके बैक वाली कंसेक्यूटिव 7। तो कंसेक्यूटिव मतलब देखो, जब हम रूल की बात करेंगे तो सिर्फ एक पे डिफाइन करेंगे, उसकी हर 2 टर्म के कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से देखो 10 - 8 किया, 8 - 6 किया, 6 - 4 किया, 4 - 2 किया, कितना आया 2 2, या फिर वो 8 - 6 कर लेते हैं 2। तो हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो देखो कांस्टेंट आ रहा है। ये तो पहले वाली सीक्वेंस है। सेकंड वाली को भी देख लेते हैं। सेकंड वाली क्या कहती है, देखो 11 - 9 9 - 7 7 - 5 5 में 3 - 1 कितना आ रहा है 2। तो हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। ये तो हमारा बाय द चांस दोनों सीक्वेंस का डिफरेंस सेम है। अगर मैं ऐसे मान लेती हूँ 1 5 9, उसके बाद इसमें 4 ऐड करेंगे तो 13, ये देखो 4 4 ऐड करते जा रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और ये देखो यहाँ से इसका डिफरेंस बनाए तो 13 - 9 9 माइनस में 5 5 माइनस में 1, तो कितना आ रहा है 4 4 4। हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अगर ऐसे कोई रूल डिफाइन हो, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर्स पे ही हो, ये नेगेटिव नंबर्स पे भी हो सकता है, रैशनल नंबर्स पे भी हो सकता है। पर इसका जो मेन मतलब क्या है कि उन जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखो क्या, फॉर इंस्टेंट, ये देखो एक सीक्वेंस है हमारे पास 5 7 9 11 13 15, ये क्या हो गई, ओड नंबर। इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है 2। हमने अभी 3 सीक्वेंस लिखी थी, उनके बीच का हमने कॉमन डिफरेंस चेक कर लिया है। उसके बाद ये देखो हमारे पास ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या है,
सबसे पहले एक ही बॉक्स है, उसके बाद 2 बॉक्स हो गए, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो हर बार जो नया वाला डायग्राम आ रहा है अपना, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, तो क्या हो रहा है उसके अंदर हर बार एक नया बॉक्स ऐड हो जाता है। किस में ऐड हो जाता है? देखो सबसे पहले ये बॉक्स है, सबसे पहले ये बॉक्स है ना हमारा, उसके बाद देखो इसके अंदर एक ऐड हो गया, तो देखो 1 + 1 हो गया, ये आ गया। उसके बाद जो नया बॉक्स है ना एक और, वो इसमें ऐड हुआ है ना कि इसमें। देखो अगर ये बॉक्स है, इसके अंदर हमने क्या किया, देखो एक ऐड कर दिया। अब जो नया बॉक्स है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ना कि इसके अंदर। अगर इसके अंदर ऐड करते हैं तो तीसरी टर्म भी क्या आएगी, यही। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे तो अगली भी यही आएगी। पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसमें ऐड किया, अब इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ऐड हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 3 थे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। और फिर इसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितने बॉक्स बन जाएंगे, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो यहाँ देखो अब हर एक टर्म जो नेक्स्ट अपना अपकमिंग डायग्राम है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक बॉक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे भी हो सकता था बच्चों, देखो ऐसे भी हो सकता था। मान लो अपना पहला डायग्राम क्या है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 6 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आया तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ कितने अपने, ये देखो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1। इसके बाद यहाँ पे गए तो -1, फिर से -1, -1 और फिर से -1। मतलब क्या है, हमारा तो जो मोटिव है वो क्या है, किसी भी 2 को उठा लो, उनका डिफरेंस करें तो एक कांस्टेंट नंबर आए। ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ नंबर आ रहा है नेगेटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, तो इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन ईच स्टेप क्या कर रहे हैं हम, 1 ऐड कर रहे हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज बाय 1, दैट मीन्स द प्रीसीडिंग टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ कांस्टेंट। हम लास्ट वाली में देखो, इसके लिए लास्ट इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने इसमें 1 जोड़ दिया, इसको ऑब्टेन करने के लिए इससे लास्ट वाली में 1 ऐड किया, इसको ऑब्टेन करने के लिए इसमें 1 ऐड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म के लिए उससे पीछे वाले के अंदर 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक और डायग्राम है, देखो यहाँ पर, वहाँ तो एक एक बॉक्स ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 बॉक्स ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, देखो हर डायग्राम में अपकमिंग में 2 बॉक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो, अब ये होती कितने टाइप की है, 2 टाइप की, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अब ये देखो, जैसे यहाँ पर 3 बॉक्स बने हुए थे, लास्ट वाले में 4 डायग्राम थे, यहाँ पर 3 डायग्राम थे, तो क्या सिर्फ 3 या 4 ही डायग्राम होंगे? अपने घर में सीढ़ी होती है, छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी लगा लो, वो क्या होती है, जैसे लास्ट वाली अगर हम ऐसे देखें तो कैसे बनती है सीढ़ी हमारी, ऐसे। उसमें क्या होता है, लास्ट वाली बड़ी होती है, ये वाली डंडी, और ये वाली छोटी, फिर उससे वाली छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। लास्ट वाली जो स्टेप है ना, वो सबसे, देखो लास्ट जो सबसे नीचे से देखे तो पहले वाली, ऊपर से, और ऊपर से देखे तो लास्ट वाली स्टेप, ये हमारी सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा डंडा बना होता है, ये हमारी छोटी स्टेप होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे स्टेप वाइज चलते हैं, तो ये वाला स्टेप क्या सबसे छोटा, ये वाला बड़ा, तो क्या होता है, इक्वल गैप, इक्वल डिफरेंस के साथ छोटी होती है। ये ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ऐसे देखो, ये बिल्कुल सेम है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ये थी फिर उसके बाद ये हमने इक्वल रख दी और उसके बाद फिर इतनी कर दे, तो ऐसे तो सीढ़ी नहीं बनेगी ना। उसके बाद अगर मैं ऐसे कर दूं कि फिर बढ़ा दी मैंने, सीढ़ी नहीं बनेगी ना। स्टेप बनाने के लिए, स्टेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक नेक्स्ट स्टेप को पहले वाले से इक्वल डिफरेंस से छोटा करना पड़ता है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी एपी ही होती है। क्लियर है? तो अब इसके 2 टाइप हैं, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, उसकी स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और उसके बाद टोटल फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उस सीक्वेंस में इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर हमें नहीं पता तो वो क्या हो जाएगी, वो इन्फिनिटी तक जा रही है, उसके अंदर हमें नहीं पता कितनी टर्म्स आ रही है। जैसे कि मैं ये लिख दूँ
1 2 3 4 5 6। अब देखो मैंने डॉट 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 लगा के छोड़ दिया। क्या मुझे पता है कहाँ तक जा रही है? नहीं पता ना। ये इन्फिनिटी तक ग्रो कर सकती है। आप जितना बड़ा नंबर तक लिख सकते हो, जहाँ तक आप इसको लिख सकते हो वहाँ तक लिखो, पर क्या हमें पता है ये एंड कर रही है? नहीं। यहाँ पर भी देखो पहली टर्म है, डिफरेंस करेंगे तो 2 - 1 3 - 2 4 - 3 कितना आ रहा है? 1। मतलब क्या एपी तो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, पर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट तक जा रही है, हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या है। इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है? अब देखो जनरल टर्म क्या होती है एपी की। अब एपी तो हमने बता दिया ऐसे ऐसे है। अगर मैं चाहूँ कि पूरी, अब इतनी बड़ी सीक्वेंस हमें नहीं लिखनी, मान लो किसी के अंदर 20 स्टेप है, हमारे 20 टर्म आई हुई है एक सीक्वेंस में, तो क्या मैं पूरी सीक्वेंस लिखूंगी? नहीं ना। हम चाहते हैं उसको जनरलाइज करके लिखना। ठीक है, तो जनरलाइज इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम मान लिया हमने एक सीक्वेंस है, उसके अंदर A1 A2 A3 A4 A5 A6 और अप टू करके कहीं पे AN आ जाती है और उसके बाद चलती जा रही है सीक्वेंस। ठीक है, हमें नहीं पता इसमें कितने टर्म है। ये हमारी देखें तो इनफाइनाइट सीरीज हो गई, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई। उसके बाद अगर मैं मान लूँ कि AN के बाद खत्म हो जाता है तो ये सीक्वेंस कैसे हो जाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस। अभी देखो A1 A2 A3 ऐसे लिखते जा रहे हैं। अगर नंबर होते इनकी जगह तो कितना लंबा लिखना पड़ता। अगर n हमारा 100 है, ठीक है, अगर n हमारा 100 है, यहाँ पर है A 100 तक, अब इतनी टर्म कैसे लिखे हम? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी जगह भी लगेगी इसके लिए। तो अब क्या करें? कोई छोटा सा मेथड बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं उस चीज़ को। कैसे? जो A1 है उसको क्या लिख देते हैं? इस टाइप का कॉमन डिफरेंस है, मतलब A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, वो हमारा क्या होता है? देखो हमने ये पढ़ लिया AP की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई वो मर्जी है सीक्वेंस देने वाले की कि वो पॉजिटिव डिफरेंस देता है या नेगेटिव देता है या फ्रैक्शन नंबर देता है। हमारा तो मतलब क्या है कि A2 माइनस A1 करे तो सेम नंबर आए, D मान लिया हमने। A3 माइनस A2 करे तो D आए, A4 माइनस A3 करे तो D आए, फिर A5 माइनस A4 करे तो D आए। ऐसे चलता जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ से अगर मैं A1 को मान लूँ A, मान लिया, उसके बाद ये वाली टर्म को मैं यहाँ लिख रही हूँ A2 माइनस A इज इक्वल्स टू D। तो A2 कितना हो गया? देखो इस A को उधर ले जाती हूँ तो A प्लस में D हो गया। सेकेंड टर्म हमारी क्या आ गई? A प्लस में D। क्लियर है? अब देखो ये वाली लाइन उठा लो, A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू D। A2 की वैल्यू हमें पता है ये रही, A2 को उधर लेके जाते हैं। देखो A3 इज इक्वल्स टू D प्लस में A2 कितना है हमारा? ये रहा, यहाँ पे पुट कर दो, D प्लस में A प्लस में D कितना हो गया? देखो A प्लस में 1D 2D। A जो 3 है वो किसके इक्वल आया? A प्लस में 2D। तो ध्यान से देखो, इनको यहाँ पर लिख रही हूँ। A1 को मैंने माना A, ठीक है, फिर A2 कितना आ गया हमारा? A प्लस में D। उसके बाद A3 कितना आ गया? A प्लस में 2D। उसी तरह देखो इसको इरेज कर दूँ यहाँ से। अब जब हम निकालते हैं A4 माइनस A3 करेंगे तो भी कितना आएगा? D। तो यहाँ पर A3 की वैल्यू रख दूँ। A3 की वैल्यू कितनी है? A प्लस में 2D। तो A4 कितना हो जाएगा? A3 प्लस में D। तो A3 कितना है? A प्लस में 2D प्लस में D, तो A प्लस में 3D ये है। तो यहाँ पर देखो A4 कितना आ गया हमारा? A प्लस में 3D। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ कितना है? 1। यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर अगर 4 है हमारा तो यहाँ पर कितना है? 3। मतलब यहाँ जो लिखा जा रहा है वहाँ यहाँ पर उससे एक माइनस करके हमने लिख दिया। तो अगर मैं लिखती हूँ, इसको इरेज कर दे, ये हमारे काम का नहीं है। अब ये देखो, अगर मैं nth टर्म बनाना चाहती हूँ, nth, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि मुझे तो 25वीं टर्म बताओ कितनी होगी, तो वो क्या हो जाएगी? A प्लस में यहाँ जो लिखा है उससे एक कम, तो ऐसे लिख दो 25 माइनस 1 और D। तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस में 24D। अगर इसकी जगह मैं अगर n लिख देती हूँ, हमें नहीं पता
ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1d हो जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट टर्म हमारी ए है, a2 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, an कितना हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1d। क्लियर है? ये कैसे लिखा, d हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस। d हमारा क्या है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये हो गई हमारी टर्म्स। उसके बाद देखो nth टर्म, ये हमने लिख दी, क्या हो जाएगी, ए एन क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, जनरल टर्म हमने लिख दी है, a फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा, देखो सम। अगर मेरे पास अब ऐसे आ जाता है, ये हम क्वेश्चन में करेंगे, ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। अगर हमें ऐसे गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये हमें दी हुई है सीक्वेंस। देखो ऐड हो रहे हैं, ये ऐड तो मैंने लिख दिया, अगर ऐसे गिवन होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो ये सीक्वेंस है अब हमारी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन, ये हमारी सीक्वेंस दी हुई है भाई। अब यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, ये रही a1, a कितना हमारा 1, d कितना हो जाएगा, देखो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 3 निकाल के देख लेते हैं, 3 माइनस 2 2 माइनस 1, और यहाँ से कर लेते हैं 9 माइनस 8, तो कितना आ रहा है 1 1 1, तो d कितना हो गया, देखो 1। अब मैं कहती हूँ कि इनका सम करके दिखाओ, आप कैसे जोड़ोगे, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। अब 10 के अंदर फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 21। ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि हम 1 मिनट में आंसर निकाल लें, तो क्या करें, हमें इसको सम करने के लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बनता है, देखो हमें पता है a कितना है और d हमने देख लिया, फर्स्ट टर्म कितनी है और d कितना है, तो फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा एस एन, सम को s लिख दिया, n मतलब nth टर्म, तो यहाँ पर कितनी टर्म है हमारे पास, 10 है ना, 10 टर्म है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा s 10, कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला कहता है n बाय में 2। इससे पहले देखो, ये दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अच्छा चलो एक वो दे देती हूँ इससे पहले मैं आपको, ये देखो एस एन, फॉर्मूला क्या आया था हमारा, एस एन क्या आ रहा है हमारा, n बाय 2 फिर 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये आ रहा है फॉर्मूला। अब ये कैसे बना, इससे पहले ये दिखाने से पहले मैं ये बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमें करना है इनका सम। तो हमें तरीका बताओ भाई कैसे बनेगा। देखो इससे पहले क्या करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, अब इसको उल्टा करके लिख दो। कैसे, 1 के नीचे 10 प्लस में 9 प्लस में कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 3 2 और 1। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करो, दोनों का सम करो। कैसे सम करें, इसको इसके साथ ऐड कर दो, कितना हो गया 11 प्लस में प्लस, फिर इसको इसके साथ ऐड किया 11, इसको इसके साथ ऐड किया 11, इसको इसके साथ करेंगे तो 11 प्लस में, देखो इनका हमने ये लिख दिया, कोई 11 छूटना नहीं चाहिए हमारा, तो प्लस में सारे 11 हमने लिख दिए हैं। तो ये कितने बन गए, देखो टोटल कितने 11 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो इसका सम कितना हो जाएगा 11 इंटू 10, तो कितना हो गया 110, ये आ गया भाई। अब देखो हमने क्या किया था, 1 से लेके 10 तक गए, फिर 10 से लेके 1 तक 2 बार ऐड किया ना। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखो 55।
ये भी कितना बन जाएगा 55 और ये भी कितना बन गया 55। मैंने क्या किया देखो, सीक्वेंस को एक बार ऐसे लिख दिया और एक बार ऐसे लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इक्वल टर्म्स आ गए। इक्वल टर्म्स कितनी बार थी 10 टाइम्स थी, तो मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब हमें तो सिर्फ इस लाइन का आंसर बताना है ना, तो क्या किया देखो, दोनों सेम थी मतलब 2 टाइम्स थी तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा सिंगल लाइन का आंसर आ गया। दोनों का सम इतना इतना है। अब फॉर्मूला कैसे बना देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ देखो, 1 से लेके 10 तक गए हम, ठीक है। 10 हमारी क्या थी, आखिरी टर्म थी, तो ये देखो ये आखिरी टर्म नजर आ रही है। अब देखो क्या लिख सकते हैं देखो, अगर हमें चाहिए 10 टर्म का सम, तो n हमारा कितना है देखो 10। फर्स्ट टर्म a1 होगी, a2 a3, तो a10 हो गई हमारी। अब हमें चाहिए इनका सम, तो क्या लिखे देखो s10 n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, ऐसा बन गया। कैसे बना देखो, ये तो क्लियर हो गया ना, इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो हमने क्या करना है, ये हमारा कैसे बना, ये देखो इन 10 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 10 इंटू 11 बाई में 2, इसके इक्वल है कितना आ रहा है ये 55। ये इन सारी टर्म्स का सम है, तो इसको कैसे देखो 10 इंटू में 10+1 अपॉन में 2 है। अब मैंने क्या किया, nth टर्म हमारी क्या थी 10, अगर nth टर्म आपकी कितनी है 50 है मान लो, तो अब आप ये बताओ n ये 1, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 1 और डिफरेंस कितना चल रहा है 1 से लेके और 50 तक की सारी टर्म्स का सम बताओ, 1 से लेके 50 तक का सम बताओ। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, n इंटू n+1 बाई में 2, तो s50 कितना हो जाएगा देखो 50 इंटू में 50+1 डिवाइड बाई 2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 25 और ये कितना बन गया देखो 51 और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करना है, कर देंगे। उसी तरह अगर आपके पास गिवन है, आपको बताना है s100 टर्म का, पहली 100 नंबर्स का आपको बताना है सम, तो क्या करोगे, n यहाँ पर क्या हो गया 100, तो 100 इंटू में 100+1 डिवाइड बाय में 2, तो इसको कैंसिल करेंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये बन जाएगा 50 आई थिंक यही बनेगा, करके देख लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप तो यही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बना फॉर्मूला। अब ये देखो, ये तो बन गया कब, जब हमें आखिरी टर्म पता है। अब मान लो हमें पहली टर्म पता है और इसमें डिफरेंस कितना है देखो 1 का डिफरेंस था। अगर हमारे पास ऐसे है, ये तो देखो यहाँ पर a तो हमारा क्या था 1 से लेके 51 से 100 तक, डिफरेंस कितना था यहाँ पर d भी कितना था 1 और n हमें पता था कि कितनी वैल्यू है। अब हमें क्या देखो, ये हमारी क्या थी नॉन वैल्यू थी। अब मान लो हमें नहीं पता, n तो हमें पता है पर d और a है वो हमारे 1 नहीं है। मान लिया हमारा सीक्वेंस आ गई 2 4 6 8 10 12 और कहाँ तक चल गई है 48 और 50 तक चली गई। अब इनका सम बताओ भाई। अब 2 का डिफरेंस आ रहा है। पहली टर्म हमारी क्या है देखो, a कितनी है हमारी 2, d कितना है हमारा देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे 4 - 2। ये देखो डिफरेंस सिर्फ एक टर्म से चेक नहीं करेंगे, 3-4 डिफरेंस निकाल लेंगे, सेम आते हैं तो सीक्वेंस है, नहीं तो सीक्वेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर तो मैंने सीक्वेंस लिखी है इसलिए सारे सेम आएंगे, तो 2 2 और 2, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसका कोई हमें सम निकाल दे, फॉर्मूला हो हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये रहा देखो, फॉर्मूला कहता है s यहाँ तक, इसको मैं n मान रही हूँ और n ही लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले तो ये गिन लो कि ये टर्म कितनी है। वो टर्म गिनना हमें हमारा वो वाला फॉर्मूला बताएगा कि a प्लस में n-1 इंटू डी, तो nth टर्म हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो वो चलो पहले वही निकाल लेते हैं कि वो कितनी हो जाएगी। देखो हमें पता करना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमारा देखो a प्लस में n-1 इंटू डी, आखिरी टर्म है ये कितनी है 50, a कितना है हमारा 2 प्लस में n-1 d कितना है 2 = 50। इस 2 को उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा n-1 2, 50 - 2 कितना हो गया
48। अब ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा n-1। 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 24। तो n कितना हो गया, देखो 1 चला जाएगा प्लस में, +1 तो 25। देखो हमें अब यहाँ पर देखो a पता है कितना है 2, d पता है कितना है 2 और n पता है कितना है 25। तो अब मैं इनका चाहती हूँ सम। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, देखो वो कैसे, दूसरा भी बता दूंगी। एक और तरीका है हमारे पास इजी, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे s 50 तक, 50 तक, ये तो 50 तक है, देखो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखना हमने n हमारा क्या है 25, तो s 25 कितना हो जाएगा 2 इंटू a कितना है 2 डिवाइड में 2, फिर फॉर्मूला का 2, फिर a प्लस में n कितना है हमारा 25 माइनस 1, d कितना है 2, ये हमारा हो जाएगा सम। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 4 प्लस में 24 इंटू 2 48 और 2 इंटू में कितना बन गया 52। तो ये आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका सम करेंगे तो। अब हमारे पास आगे क्या है, नहीं ये नहीं बनेगा, गलत है, कहीं पे रुक जाओ। 4 प्लस में 24 इंटू 2 8, 50 इंटू 2, ओके यही बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा, वेट भाई डिफरेंस। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है हमारे पास, देखो फॉर्मूला मैं बता दूँ, लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, ये देखो अगर हमें पहली टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारी पहली और आखिरी टर्म अगर हमें पता है तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये है पहली टर्म, ये है आखिरी टर्म, तो इस सिंपल फॉर्मूला है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया 2 से लेके कहाँ तक था 50 तक, हमें पता चल गया टर्म कितनी थी हमारी 25। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n हमारा था 25, अरे बाहर ये था n/2 आएगा, वो मैंने लिखा था 2a/2, हाँ वो नहीं आएगा, फॉर्मूला है हमारा ये, देखो n/2, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो n/2 2a प्लस में n-1 इंटू d। तो उस क्वेश्चन में हमारा देखो a कितना है 2, d कितना है 2 और n कितना है 25। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे पुट करेंगे n 25/2 और 2 इंटू 2 प्लस में डिफरेंस कितना 24 और डिफरेंस कितना है 2, तो 25/2 और ये बन गया 4 प्लस में 48, हाँ यहाँ पे गड़बड़ थी 25/2 और ये कितना बन जाएगा 52। तो इसको कैंसिल कर देंगे 2 पे 6 और मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ जाएगा 25 क्रॉस में 26 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। ये तो है पूरा फॉर्मूला। अगर हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स जा रही हैं, आखिरी टर्म हमें नहीं पता, अगर हमें आखिरी टर्म पता है पहले वाली टर्म पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, पहली प्लस में आखिरी टर्म और n/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये था आपका ओवरऑल, आपको पूरे चैप्टर में क्या करना है। अब हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या जो गिवन सीक्वेंस है हमें चैप्टर में 5th में, कि वो सीक्वेंस है भी कि नहीं, वो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताएंगे, फर्स्ट टर्म बताएंगे, जो भी टर्म्स हमसे पूछी होंगी वो बताएंगे, उसके बाद जनरल टर्म लिखेंगे उसकी, फिर उसके बाद n टर्म्स का सम करेंगे, इतने सारे तरीकों से। तो आ जाते हैं किस पे, अपने एक्सरसाइज 5.1 पे। ये हमारा चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.1। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें देखना है क्या ये स्टेटमेंट एक AP बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो
हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे लगा लो जब टैक्सी चलती है तो उनके क्या फिक्स रेट होते हैं, जैसे कि आप अगर उसमें बैठ गए हो तो आपको इतने रुपए देने हैं। उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलते हो, फर्स्ट पहले किलोमीटर के लिए आपके पास है 15 रुपये, और उसके बाद जैसे जैसे आप जितने किलोमीटर तक जाते हो हर बार आपका 8 रुपी फॉर ईच किलोमीटर इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखो, आप किसी एक पर्टिकुलर शहर का ये दिया हुआ है टैक्सी फेयर, मतलब कितने पैसे लगते हैं, कितना चार्ज लगता है आपका। तो यहाँ पर देखो, आप टैक्सी में बैठे हो 1 किलोमीटर तक गए तो आपसे कितने पैसे लिए जाएंगे, 15 रुपये। उसके बाद मान लो आपको 2 किलोमीटर और जाना था तो कितना चार्ज पड़ेगा, देखो पहले तो 15 हो गए, मैं ऐसे लिख के बता देती हूँ। देखो सबसे 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया, आपके 15 रुपये लग गए, यही दिया हुआ है। उसके बाद आप उससे आगे जितने किलोमीटर जा रहे हो, मान लो 1 के बाद आप चले गए हो 2 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 किलोमीटर के तो कितने हो गए, 15 रुपये, पहले फर्स्ट किलोमीटर के हो गए। उसके बाद आप अगले जितने भी जाओगे उसके हिसाब से आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 23 रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 3 किलोमीटर गए हो तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट प्लस में 2 किलोमीटर पहले के तो कितना चार्ज है, 15 रुपये, और फिर क्या है आगे जितने भी किलोमीटर होंगे उनके कितने लगेंगे, हर बार 8 रुपये लगेंगे। तो 2 × में 8, तो ये कितना हो गया, देखो 15 प्लस में ये कितना बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 31, ये बन जाएगा, इतने रुपीज़ लगेंगे। अब इससे भी आगे देख लेते हैं, अगर आप जा रहे हो 4 किलोमीटर तो आपको कितने पैसे देने हैं, देखो 1 प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले के अलग है, बाकी तो हर बार सेम है। फर्स्ट के कितने लग रहे हैं, 15 रुपये, और उसके बाद 3 × में 8, तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 939 रुपीज़। तो देखो हर बार किलोमीटर के हिसाब से पैसे चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फिर सेकंड किलोमीटर 2 किलोमीटर तक गए उसके लिए, फिर 3 किलोमीटर तक के, अप टू 4 किलोमीटर तक के। मैंने 4 ही टर्म लिखी हैं, अभी आगे नहीं लिख रही। वैसे अगर आप जा रहे हो, मान लो 50 किलोमीटर आपको जाना था तो आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे। तो हमें बताना है क्या ये जीप AP बनती है कि नहीं बनती। तो देखो फर्स्ट है हमारा 15 रुपये, उसके बाद है 23, उसके बाद है 31, उसके बाद क्या है 39, इतने रुपए आ गए। 4 किलोमीटर तक का हमने कैलकुलेट किया। अब हम कैसे बताएंगे कि ये जीप AP है कि नहीं है। क्या करते हैं, हर जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म हैं उनका डिफरेंस चेक करते हैं, क्या वो इक्वल आता है। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसमें से ये, इसको मैं A1 मान लूँ, इसको A2, इसको A3, इसको A4, मतलब ये बेसिकली क्या है, A के नीचे 1 लिखा है तो फर्स्ट टर्म, A के नीचे 2 लिखा है तो सेकंड टर्म, A के नीचे 3 लिखा है तो थर्ड टर्म, और A के नीचे 4 लिखा है तो फोर्थ टर्म। हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, देखो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 39 माइनस 31 कितना आ गया, 8। उसके बाद A3 में से A2 तो 23 कितना आ गया, 8। उसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। मतलब क्या, जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारी आ रही है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा एक कांस्टेंट नंबर, जो कि क्या है यहाँ पर 8। तो हमें बताना था क्या ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये AP बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये AP बनाएगी। और AP क्या हो जाएगी, 15, 23, 31, और ऐसे ऐसे चलती जाएगी। A यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 15, D कितना हो जाएगा 8, और nth हमें पता नहीं है क्योंकि चलती जा रही है ये। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसी तरह द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है, एयर है हमारे पास। पंप, उसके ऊपर लगा हुआ है एक पंप। पंप क्या करता है, पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। वो क्या करता है, देखो सिलेंडर है आपके पास, उसके अंदर क्या हवा भरी हुई है, तो उसके ऊपर लगा हुआ है पंप। वो पंप क्या करता है, जितनी सिलेंडर के अंदर हवा है उसका 1/4 पार्ट को बाहर निकाल देता है जब आप एक बार पंप करते हो उसको। उसके बाद एक बार पंप किया, हवा बाहर आ गई, उसके बाद जितनी उसमें बची है उसका फिर 1/4 बाहर निकाल देगा सेकंड पंप में। फिर उसके अंदर थोड़ी हवा बचती जाएगी, फिर से पंप लगेगा और उसमें से जितनी है उसका 1/4 बाहर आ जाएगी। तो मतलब जितनी उसके अंदर बचती जा रही है उसका 4th पार्ट कर दो, उतनी हर बार बाहर आती जाएगी। तो एक ऐसा भी केस आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगी, या फिर ख़त्म होती है कि नहीं देखते हैं अब।
क्या ये एपी या जीपी एपी हमारी बनती है कि नहीं बनती? तो देखो मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर, देखो जब भी हवा की बात करते हैं वो वॉल्यूम में आती है, वो क्या करती है, स्पेस को पूरा कवर करती है, तो हम बात किसकी करेंगे, वॉल्यूम की। तो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कितना है एयर का, हम मान लेते हैं, तो देखो अगर मैं मान लेती हूँ सपोज द एयर इन सिलेंडर, कितनी मान ली हमने, V, इतना वॉल्यूम है। अब देखो पंप क्या कर रहा है, पंप है ना, जो ये V है इसका 1/4 क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो फर्स्ट पंप व्हेन पंप करेंगे फर्स्ट टाइम, V पंप लिख देते हैं, व्हेन V पंप द एयर फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, इसका 1/4 बाहर आ जाएगा। तो देखो टोटल कितनी है V, उसमें से V का 1/4 बाहर आ जाएगा। तो V का 1/4 कितना हो गया, ये हो गया, इतना बाहर आ गया, तो इतनी बचेगी हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना V, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4V माइनस में 1V कितना हो गया, 3V अपॉन में 4। फर्स्ट पंप के बाद सबसे पहले वॉल्यूम कितना था, V, पहली बार पंप किया इतनी बाहर आ गई। अब सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन वी पंप सेकंड टाइम, तो क्या हो जाएगा, देखो इतनी बची हुई है, अब इसी का 1/4 फिर से बाहर आ जाएगा। तो इसमें से इसका 4th टाइम माइनस कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, 3V अपॉन में 4, और इसमें से इसका 4th टाइम, तो 1/4 और 3V अपॉन में 4, इतना ये बाहर, इतनी हवा बची हुई है उसमें से इतना ये बाहर निकाल देगा पंप। तो इसको सॉल्व करो, कितना बच गया, 3V अपॉन में 4 माइनस में 3V अपॉन में 16, कितना हो जाएगा ये 12 माइनस में 3V अपॉन में 16, तो ये बन गया 9 अपॉन में 16V। तो उसके बाद थर्ड पे चले, थर्ड भी देख लेते हैं कि जब थर्ड टाइम करते हैं कितनी हवा बचेगी, देखो 9V अपॉन 16 में से 1/4 9V अपॉन में 16 इतनी बच जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं बाद में, पहले 3 टर्म आ गए, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, 2D निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करके, 2D से भी हमें पता चल जाएगा अगर ये दोनों सेम आते हैं तो तीसरा निकाल के चेक करेंगे, अगर यही दोनों अलग आए तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट है V, उसके बाद 3V बाय में 4, और उसके बाद हमारे पास है 9V अपॉन में 16, 9V अपॉन में 16, 3 टर्म आगे हमने निकाली नहीं। अभी देख लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये A1 मान लेते हैं, A2 और A3, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, 3V बाय 4 माइनस V बाय 1, तो कितना हो जाएगा 3V माइनस में 4V अपॉन में 4, यही आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1 अपॉन में 4 और ये V। अब देखो A3 माइनस में A2 करो, कितना जाएगा 9V अपॉन में 16 माइनस में 3V अपॉन में 4, तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो 9V माइनस में 12V कितना आ गया -3V अपॉन में 16। तो क्या ये दोनों सेम आए, नहीं ना, ये देखो मैं इसको फिर से लिख दूँ, ये अच्छा सा साफ सा -1 अपॉन में V, ये है, देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं ना, 1/4V नॉट इक्वल टू -3/16V। तो मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आया है अलग, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट आना चाहिए ना। तो ये क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, AP नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या लिखेंगे, AP। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट कॉस्ट
₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो आपके सामने कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो खोदने वाला आदमी है वो कितने पैसे लेता है? अगर वो 1 मीटर तक कुआं खोद देता है तो वो कितने रुपए लेता है? 150 रुपीज़, 150 रुपये ले रहा है। उसके बाद अगर उसने आगे फिर 1 मीटर और खोद दिया तो वो कितने रुपए लेगा? 50। उसके बाद फिर से खोद दिया तो 50। ऐसे करके उसका चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो हमें बताना है क्या ये एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। तो क्या करते हैं, देखो चेक कर लेते हैं। देखो जब फर्स्ट मीटर तक खोदा, 1 मीटर तक फर्स्ट मीटर, तो कितने रुपए लगे हैं? 150, इतने रुपए लगे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, 2 मीटर तक खोद दिया है, इतना डिग कर दिया है वेल को, तो कब क्या बनेगा? देखो 1 + 1, पहले वाले के अलग चार्ज है, उसके आगे अलग चार्ज मिलते जा रहे हैं। तो फर्स्ट के कितने हो गए? 150, फिर सेकंड के कितने हो गए? मतलब अगले वाले किलोमीटर के मीटर के बने 50, तो कितने बन गए? 200 रुपीज़। उसके बाद मान लेते हैं 3 मीटर तक खोद दिया गड्ढा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? देखो गड्ढा नहीं है, वेल है, तो 1 + में 2। देखो हम 2 को एक साथ क्यों लिख दिया 1 + 1 को? क्योंकि आगे आने वाले हर मीटर के लिए चार्ज क्या है? सेम, मतलब 50-50-50। और पहले मीटर के लिए क्या था? हमारा चार्ज था अलग। तो ये क्या बन जाएगा? देखो 150 प्लस में 2 × 50, तो 150 प्लस में 100 रुपीज़ आ गया। उसके बाद मान लेते हैं कि 4 मीटर तक कुआं खोद दिया गया, तो अब देखो 1 + 3 हो जाएगा, तो कितना? 150 प्लस में 2 × 50, तो कितना बन जाएगा? 150 + 150 कितना हो जाएगा? 300 रुपीज़। उसी तरह नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। देखो एपी हमारी किस टाइप की बन रही है? एपी नहीं लिखेंगे बच्चे, तो हमें चेक करनी है सीक्वेंस क्या बन गई? 150, फिर 200, फिर 250 और फिर 300, और ये आगे चलती जा रही है। हमें नहीं पता कि कितना बड़ा कुआं खोद दिया गया। तो अब देखो इसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3 और A4। यहाँ से देखो अब क्या निकाल लेते हैं? A2 - A1 कितना आ गया? 200 - 150 कितना आया? 50। उसके बाद A3 - A2 कितना आ जाएगा? 250 - 200 कितना आ गया? 50। सिमिलरली A4 - A3 करेंगे तो कितना आ गया? 50। तो देखो ये जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, 50-50-50। तो जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। यस, क्लियर है? तो हमें बताना था कि जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है क्या ये हमारी एपी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो हमारे पास क्या है? 10,000 रुपये हैं और उसको हमने डाल दिया एक अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी, ओके, एक अकाउंट है हमारा बैंक में, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने? 10,000 रुपये डाल दिए। बैंक क्या कर रहा है? हमें इंटरेस्ट दे रहा है। कितना इंटरेस्ट दे रहा है? कितना ब्याज लग रहा है हमारे उसके ऊपर? 8% के हिसाब से लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लग रहा है? 8% के हिसाब से हमारे पास लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P1 प्लस में R/100 इंटू में N। N क्या है? देखो यहाँ पर N लिख लो या T लिख लो, मतलब कितने साल हैं आपके, ये वो होता है। इसको T लिख देते हैं, टाइम, ठीक है। ये साल में है कि आपको कितने साल तक वो मिलेगा, T लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब हमें बताना है, देखो पहले साल तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 10,000 जो है वो उतने ही रहेंगे। उसके आगे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा ना, नहीं मिलेगा, फर्स्ट में भी मिलेगा। देखो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल माने कितना डिपॉजिट किया है? 10,000 रुपये कर दिए। उसके बाद पहले साल पे फर्स्ट ईयर में 1 ईयर में क्या लगेगा हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के कितने पैसे हो जाएंगे हमारे? 10,000 में कुछ ऐड हो जाएगा ना, तो कितने हो जाएंगे? देखो P इंटू में 1 प्लस में रेट हमारा कितना है? 8/100 रेज़ टू पावर 1, इतने हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड 2 ईयर में कितने हो जाएंगे?
10,000 इंटू में 1 प्लस में 8 बाय में 100 रेज़ टू पावर 2। उसके बाद 3 साल में कितने हो जाएंगे पैसे? 10,000, 1 प्लस में 8 बाय 100 और रेज़ टू पावर 3। इतना हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं तक कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 108 अपॉन में, और यहाँ से 2 पावर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 1 2 3 3 टर्म ही बहुत है, इसको नहीं सोल्व करते। तो देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? ये 1166 इतने रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1080 रुपीज़ आ जाएगा। और फर्स्ट हमारा क्या है? पहले वाला इतने रुपीज़। तो देखो कितनी टर्म आ गई हमारे पास? 3 टर्म आ गई। डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, देख लेंगे 2 बार डिफरेंस अगर सेम आता है तो तीसरा निकाल लेंगे, फिर तीसरा भी चेक करेंगे। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो A1, A2 और A3 3 मान ली हमने। उसके बाद ये कितने? 10800, उसके बाद 11664। ठीक है, चलती जा रही है आगे, हमने सिर्फ 3 निकाल ली है। तो ये देखो अब इसको हमने A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं और A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। कितना जाएगा? 10800 माइनस में तो 800 आ गया। उसके बाद 11664 माइनस में 10800 तो 64 और 16 में से 8 गया तो 8। ये देखो क्या ये सेम आया डिफरेंस? ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए थे? डिफरेंस है ये हमारा आना चाहिए था सेम। तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या है हमारी जो स्टेटमेंट है? दिस इम्प्लाइज स्टेटमेंट इज नॉट एपी। क्लियर है? हमें यही बताना था कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है क्या वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, हमने बता दिया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द डिफरेंस डी इज गिवन। हमें ए और डी गिवन है और हमें बताने हैं पहली 4 टर्म्स। तो बता देते हैं। देखो नेक्स्ट टर्म हमारी कब आती है? देखो जो एक कांस्टेंट है हमारा वो हम पीछे वाली में ऐड कर देंगे, नेक्स्ट आ जाएगी, फिर उसमें ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगी, फिर उसमें ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगी। तो यही लगा लेते हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? a = 10 है, d कितना है हमारा? 10। तो ये तो अगर मैं मानूँ a1 हमारी है 10 तो a2 कितनी हो जाएगी? a1 प्लस में d तो कितना आ जाएगा? 10 + 10 कितना आ गया? 20। अब a3 कितनी होती है? देखो a2 प्लस में 10 कितनी हो जाएगी? 20 + 10 कितना आ गया? 30। उसके बाद a4, a3 के अंदर d जोड़ना है। d कितना है यहाँ पर? d लिख देते हैं। तो 30 प्लस में 10 कितना आ गया? 40। और फिर कितना है? a5। देखो ये हमें पता थी 1 2 3 4 बतानी है ना, तो a5 कितनी हो जाएगी? a4 प्लस में d तो 40 प्लस में 10 = 50। ये हमने बता दी, यही हमें बतानी थी। जो सीक्वेंस है वो कैसी बनेगी? देखो 10 20 30 40 और 50 यही बनेगी। यही हमें बतानी थी। अगली 4 टर्म हमें बतानी थी, वो हमने बता दी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ही है ये इसका। a हमारा है -2 और डिफरेंस है हमारा 0। देखो ऐसा भी हो सकता है डिफरेंस 0 आए, क्योंकि हमें दिया हुआ कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। वो चाहे नेगेटिव हो, वो चाहे पॉजिटिव हो, वो चाहे फ्रैक्शन हो, वो चाहे 0 हो, हमें तो डिफरेंस चाहिए सेम बस। वो कुछ भी हो नंबर्स में हमें से मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से देखो a अपना क्या है? -2। अगर मैं इसको मान लूँ a1 तो देखो a2 कैसे आएगी? a1 प्लस में d तो -2 + 0 करेंगे, कितना आएगा? -2। a3 कितना आ जाएगा? a2 प्लस में d तो -2 + 0 फिर से -2। a4 और a5 हमें इतनी बतानी है ना, 4 टर्म।
तो A3 प्लस में D इक्वल टू -2 प्लस 0, तो -2 और सिमिलरली ये भी -2। तो यहाँ देखो सीक्वेंस कैसी आ रही है, -2 -2 -2 -2 और -2 सेम चलती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0। क्लियर है, ये वैलिड है हमारा। अब थर्ड देखो क्या है, यहाँ पर डिफरेंस आ गया नेगेटिव, पहली में डिफरेंस था पॉजिटिव, सेकंड में क्या था 0, थर्ड में क्या है अब नेगेटिव। तो यहाँ से देखो a हमारा कितना है 4, तो हम इसको क्या मान लेते हैं a1, d हमारा है -3, तो देखो a2 कैसे आती है a1 प्लस में d, तो देखो 4 प्लस में करेंगे -3 हो जाएगा, तो 4 -3 कितना हो जाएगा 1। उसके बाद a3 कैसे आएगी a2 प्लस में d, तो a2 कितना है 1 प्लस में प्लस करेंगे तो -3 है यहाँ पर, तो 1 माइनस में 3 कितना आ गया -2। उसके बाद a4 करेंगे, a3 के अंदर d ऐड कर देंगे, तो a3 प्लस में d कितना हो जाएगा -2 प्लस में -3, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो -2 -3 कितना आ गया -5। उसके बाद हमें तो अगली 4 टर्म बतानी है, तो हम बता देंगे, चाहे हमसे 10 टर्म पूछ ले हम 10 बता देंगे। तो a4 प्लस में d, a4 कितना है -5 प्लस में d कितना है -3, तो -5 -3 -8 हो गया। 4 टर्म बतानी थी वो हमने बता दी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पर d देखो क्या आ गया फ्रैक्शन, मतलब हाफ क्या है हमारा फ्रैक्शन, तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं। देखो a1 हमारी क्या होगी a-1, अब a2 कैसे आएगी, लास्ट वाले के अंदर d ऐड कर दो, तो a1 प्लस में d, a1 कितना है अपना 1/-1 प्लस में 1/2, तो ये देखो इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो 2, -2 प्लस 1 कितना आ गया -1/2। वैसे भी देखो -1 में से प्लस हाफ जाएगा तो -हाफ ही बचेगा, तो वो आ गया। अब a3 कितना होगा a2 प्लस में d, a2 कितना है -1/2, डिफरेंस कितना है प्लस में 1/2, तो वही टर्म माइनस है वही प्लस है, तो कितना आ जाएगा 0। उसके बाद a4 कितना आ जाएगा a3 प्लस में d, a3 कितना है 0 प्लस में d कितना है 1/2, तो कितना आ गया 1/2। उसके बाद a5 निकाल लेते हैं, a5 कितनी आ जाएगी a4 प्लस में d, तो a4 कितनी है 1/2, d कितनी है अपनी 1/2, तो देखो हाफ प्लस हाफ कितना बन जाएगा 1। तो सीक्वेंस हमारी क्या बन रही है देखो -1, उसके बाद -हाफ, उसके बाद 0, उसके बाद हाफ और उसके बाद 1 चलती जा रही है। हमसे सिर्फ 4 टर्म पूछी थी तो वो हमने बता दी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, अब देखो पॉइंट्स में आ गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन है, 0 है, माइनस है, प्लस है, डिफरेंस होना चाहिए सेम। हमें बतानी है नेक्स्ट टर्म, तो बता देते हैं कैसे। फर्स्ट टर्म a हमारी गिवन है, a1 हमें पता है -1.25, d ये रहा, तो a2 कैसे आ जाएगी a1 प्लस में d, तो -1.25 माइनस प्लस है फॉर्मूला में 0.25। अब देखो ये माइनस प्लस क्या बन गया माइनस, तो -1.25 और यहाँ पे करेंगे इसको माइनस, तो क्या हो जाएगा देखो 0.25, तो ये ऐड होंगी ना, तो ऐड होके भी क्या आएगा -0, 5 और 1, तो ये कितना बन जाएगा देखो ये बन गया -1.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट था, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने लिखा है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं बस कुछ नहीं लिखते, ये ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है a3 कितनी आ जाएगी a2 प्लस में d, a2 कितना है हमारा -1.5, लास्ट में 0 थी वो लिख लेते हैं भाई, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट हमें चाहिए, प्लस में -0.25, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1.50 -0.25, तो 571 माइनस, तो ये कितना आ गया -1.75। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा कैलकुलेशन पार्ट था, तो ये भी हमें यहाँ नहीं लिखना है। उसके बाद ये देखो a4 हमें कितनी टर्म बतानी है 4, तो हमें 5 तक निकालना है। a3 प्लस में d, a3 कितना -1.75 प्लस में -0.25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -1.75 -0.25, तो 0
0 और 2 माइनस, तो ये कितना बनेगा -2.00। उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म भी बतानी है, तो A5 कितना हो जाएगा, A4 प्लस में D, तो कर दो -2.00 प्लस में -0.25, तो ये कितना हो जाएगा -2.00 -0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और ऐड कर दो 5 2 और 2 माइनस, तो ये कितना आ गया -2.25। यही हमें बतानी थी, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, ये रही और ये रही, ये हमारे क्या बन गए हैं, आंसर। तो हमें यही बतानी थी कि इसकी 4 टर्म्स, हमें 5 क्वेश्चन थे हमारे ये, जिसमें हमें A दिया हुआ था और D दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म गिवन थी और कॉमन डिफरेंस गिवन था, तो हमने क्या कर दिया है, आगे वाली 4 टर्म्स बता दी है। अगर 5 पूछी होती, 6 पूछी होती, जो भी पूछा होता, जितनी टर्म्स हमें बतानी थी वो हम बता देते। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी वाला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।